नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि कन्नौज से सामने आई है। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। जिले में डेंगू का आंकड़ा अब बढ़कर 126 के पार पहुंच चुका है। अस्पतालों में 15 मरीजों का इलाज जारी है। बुखार से पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हुई मौत। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसी बीच आपको बताते चले कि लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कन्नौज में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी। और इसी बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हुई मौत। हालांकि प्रशासन के आंकड़ों में मौत का आंकड़ा शून्य है। यहां पर एक बड़ी गड़बड़ी की खबर यहां पर सामने आ रही है कन्नौज से, जहां प्रशासन के आंकड़ों में हेरफेर का मामला सामने आया है। डेंगू से होने वाली मौत के आंकड़ों में इजाफा, लेकिन प्रशासन के आंकड़ों में मौत का आंकड़ा शून्य। और आपको बता दें कि देश पर आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार 6 आतंकवादियों ने कई शहरों तक विस्फोट पहुंचाने का दावा किया है। कई राज्यों की पुलिस अब इस पूरी साजिश के तार को जोड़ने में जुटी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आखिरी वक्त में पर्दाफाश होने से अब आतंकी धमाके से देश बाल बाल बच गया है। इन आतंकियों के पहला नाम है जान मोहम्मद शेख का, जो कि मुंबई से रहने वाला है और उसे पुलिस ने राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार किया है। इस गैंग का दूसरा चेहरा है अबू बकर, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। उसे दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीसरा शख्स ओसामा है, इसे भी दिल्ली में ही गिरफ्तार किया गया है। चौथे शख्स का नाम है मूलचंद उर्फ लाला, और ये यूपी के रायबरेली का रहने वाला है। पांचवा नाम है प्रयागराज का जिशान कमर, और छठा चेहरा लखनऊ का आमिर जावेद। पुलिस के मुताबिक देश के कई शहरों में विस्फोटक पदार्थ पहुंच चुका है और साथ ही यूपी की रेकी भी हो चुकी है और महाराष्ट्र की रेकी करने वाले थे ये आतंकी। जान मोहम्मद मुंबई से यूपी जाते वक्त पकड़ा गया है, तो वहीं जान मोहम्मद यूपी से विस्फोट लेने जा रहा था। धमाके के लिए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। हालांकि कई राज्यों की पुलिस अब इस जांच में लगी है कि विस्फोटक किन किन शहरों में पहुंचा है। जिस साजिश में कुल कितने आतंकी शामिल है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को आतंकी ओसामा के 2 रिश्तेदारों की तलाश है। बताया जा रहा है कि हुमैद आतंकी ओसामा का चाचा है। हुमैद के जिम में आईईडी पहुंचाने का काम था और इसके साथ ही 1993 के धमाके में सारा कोऑर्डिनेशन अनीस इब्राहिम ने ही किया था और साल 2021 में भी अनीस इब्राहिम को ही कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साजिश ये थी कि त्योहारों के मौके पर एक साथ कई जगहों पर धमाके से देश को दहला दिया जाए। पूरे मामले की जांच का अभी भी शुरुआती हिस्सा चल रहा है और ऐसे में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे पूरा आतंकी प्लान बेनकाब होगा। तजाकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शिखर बैठक दुशांबे में आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक के लिए दुशांबे जाएंगे और एससीओ की बैठक में तालिबान, अफगान संकट और इसके अतिरिक्त बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। अफगानिस्तान के साथ ही एससीओ की क्या कुछ नई नीति होंगी, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2021 को एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब सीईओ शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और चौथा शिखर सम्मेलन जिसमें भारत एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। शंघाई सहयोग संगठन हमेशा ही सुरक्षा सहायता और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देता है। उसने आतंकवाद पर भी प्रहार करने और उग्रवाद के विरोध में कई महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि की है। साथ ही आपको बता दें कि उसके सदस्य देश नियमित रूप से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करते हैं और सुरक्षा के मामलों में सुरक्षा के अलावा एससीओ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाता है और संबंधित तंत्र स्थापित किया जाता है।
और गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। खबर यह है कि रूपाणी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और मंत्रियों को हटाया जा सकता है। साथ ही इसी वजह से अब शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को बार बार टलता रहा। पहली बार विधायक बनने वाले भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह का कुछ विरोध भी सामने आया है। बता दें, भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली, लेकिन अब मंत्रियों की शपथ पर पेच फिलहाल फंस चुका है। ऐसे में आपको बता दें, पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को किया जाना था, लेकिन ये टाल दिया गया। दोपहर में होने वाला समारोह अब कल तक के लिए टाल दिया गया, यानी कि आज ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और फिर से शाम तक के लिए भी आपको बता दें कल टाल दिया गया था। अब शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1:30 पर तय किया गया है। दरअसल नए सीएम भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं। इसी को लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। बड़ी खबर यह रही कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और जातीय समीकरण को बिछाने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को तवज्जो देने का प्लान है। माना यह जा रहा है कि सभी पुराने मंत्रियों को पद से हटा दिया जाएगा। भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 26 में से 26 और 27 मंत्रियों के मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा सकती है। करीब 15 महीने बाद बीजेपी के सिर के ताज गुजरात में चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी आलाकमान किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और पुराने मंत्रियों को हटाकर सरकार की नई छवि पेश करने की रणनीति हिस्सा है। ऐसे में हाईकमान को उम्मीद है कि देर सवेर ये विरोधी शाम हो जाएंगे और इसी के साथ ही विरोध भी थम जाएगा। सब मिलकर भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जोर शोर से काम शुरू कर देंगे। और धर्म के मुद्दे पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देकर कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया है कि वो इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बड़ा हमला बोला था। बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ये झूठे हिंदू हैं और धर्म की दलाली करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरसंघ संचालक मोहन भागवत को लेकर भी टिप्पणियां की थी। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत जी, इनका संगठन महिलाओं की शक्ति का दमन करता है और हमारा यानी कांग्रेस का संगठन महिला शक्ति को मंच देता है। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने आदिशक्ति देवियों को अपमानित किया है और इसी के साथ ही उनकी दुर्गति का यही कारण है। और ओम्बड्समैन के चेयरमैन सुभाष कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ठीक से अगर पैरवी हो जाए तो राज्य में जो भी संस्थान है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि कोर्ट में ठीक से पैरवी हो तो 1200 मेगावाट बिजली राज्य में मुफ्त मिल सकती है। ऐसे में ओम्बड्समैन के चेयरमैन सुभाष कुमार ने बताया है कि कोर्ट में ठीक से पैरवी होने पर राज्य में जो भी संस्थान है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। ऐसे में उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश में है, जिससे टीएचडीसी का उत्पादन बिजली से 25% रॉयल्टी राज्य को मिलना चाहिए। हालांकि अभी रॉयल्टी यूपी को मिल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टीएचडीसी लिमिटेड राज्य और देश के स्थित अपने पावर हाउस से करीब 4300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जिसका 25% राज्य को मिलना चाहिए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद के घर पर करीब 20 घंटे इनकम टैक्स का सर्वे चला। घर, दफ्तर समेत कुल 6 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने यह सर्वे किया और आयकर विभाग ने बुधवार को सोनू सूद के मुंबई स्थित कार्यालयों और घरों का सर्वे किया है। आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि आईटी अधिकारियों की टीम ने सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि कार्रवाई के पीछे जो कारण है वो तत्काल पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जमकर मदद करके सोनू सूद मीडिया और आम लोगों की जमकर प्रशंसा हासिल कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान सोनू सूद ने एक बड़ी संख्या में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आर्थिक मदद भी की थी। उन्होंने ऐसे मजदूरों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए भोजन, वाहन जैसी चीजों का इंतजाम भी किया था। सोनू सूद सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हालांकि उन्होंने आयकर विभाग के इस सर्वे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये टैक्स सर्वे सोनू सूद को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से स्कूल स्टूडेंट्स के मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। और यूपी में वायरल फीवर और उल्टी दस्त का प्रकोप थम नहीं रहा है। वायरल बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम कदम उठाए हैं। बावजूद इसके इनका प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और कुछ ऐसा ही हाल यूपी के जनपद कानपुर देहात का है, जहां पर संक्रामक बीमारियों का प्रकोप कम होने के बजाय बल्कि और तेज हो गया है। कानपुर में मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है और जनपद कानपुर देहात में अब तक 1 मलेरिया और 3 डेंगू के कंफर्म मरीज मिले हैं। साथ ही बता दें कि जनपद में 536 लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिनमें से 375 लोगों की स्लाइड बनाई गई है और जिसके चलते अब भारी संख्या में मरीजों को अकबरपुर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक भीड़ देखने को मिल रही है और यही नहीं बल्कि सभी सरकारी अस्पतालों में भी तेजी के साथ वायरल बीमारियों से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि सुबह से लेकर शाम तक अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिलती है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, जहां मरीजों का बेहतर इलाज करने का वादा किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजनों के चेहरों पर साफ तौर से चिंता देखी जा सकती है। वो सभी अपने परिजन और मरीजों को लेकर जल्द से जल्द उन्हें सही होने की कामना कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों पर भी विश्वास किया जा रहा है।